मोदी जी ने आज इंडिया की इकोनॉमी की सारी पावर कुछ ही गिने चुने कॉर्पोरेट ग्रुप्स के हाथ में रख दी है। एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट हो, टेलीकॉम हो या पोर्ट्स, हर जगह कॉमन इंडियन के पास चॉइस खत्म होती जा रही है। और जब चॉइस खत्म होती है तो महंगाई बढ़ती है, जॉब्स कम होती हैं और लोग सिस्टम के सामने पावरलेस हो जाते हैं। ये किसी मार्केट का नेचुरल आउटकम नहीं है। ये 10 साल से ज्यादा चल रही मोदी जी की सरकार की पॉलिसीज का डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आज आप दिल्ली से मुंबई फ्लाइट बुक करते हैं तो मेजोरिटी आपको दो ही ऑप्शन दिखेंगे, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप। कभी कभी कोई स्पाइस जेट या आकाशा एयर जैसी छोटी एयरलाइन भी दिखती है। 2014 के आसपास 9 शेड्यूल्ड एयरलाइंस थी, जेट एयरवेज, गो एयर, विस्तारा, एयर एशिया एक्सेट्रा। आज डीजीसीए दिसंबर 2024 के मुताबिक इंडिगो 64.2%, एयर इंडिया ग्रुप 27.3%। सिर्फ दो एयरलाइन ग्रुप्स कंट्रोल करती है 90% ऑफ मार्केट। ये सिर्फ एयरलाइंस की कहानी नहीं है, ये एक लार्जर पैटर्न है जो पिछले 10 सालों में सिस्टमैटिकली डेवलप हुआ है। 2019 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल के अंडर 6 मेजर एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी अडानी एंटरप्राइजेस को 50 साल की लीज पर दे दिए। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट और अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप के पास आ चुके थे। हैदराबाद और दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप्स के पास है। गवर्नमेंट ने कहा प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी आएगी। रियलिटी, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के डेटा के मुताबिक 2019 के बाद एयरपोर्ट्स पर 40 to 60% तक फीस बढ़ी। इसका बिल कौन भरता है? एक आम पैसेंजर। अब अगर टेलीकॉम सेक्टर को देखें तो यहाँ कंसोलिडेशन और भी क्लियर है। 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था तब इंडिया में 10 से ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशन और कई रीजनल प्लेयर्स भी थे। जियो ने फ्री वॉइस और अल्ट्रा चीप डेटा के साथ एंट्री ली। शॉर्ट टर्म में कस्टमर्स को सस्ता डेटा मिला, लेकिन इसी के साथ मार्केट कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई। आज ट्राई के 2023 के डेटा के मुताबिक जियो 40.8%, एयरटेल 35.9%, वोडाफोन आइडिया 19% और बीएसएनएल एमडीएनएल मिलकर 4%। एयरसेल, टाटा डोकोमो और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे बंद हो गए। वोडाफोन और आइडिया को सर्वाइवल के लिए मर्ज होना पड़ा। और आज प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ दो प्राइवेट जायंट्स के अराउंड घूम रहा है। इस कंसोलिडेशन को रोकना गवर्नमेंट का काम था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ना तो टाइमली इंटरवेंशन की, ना ही फेयर कंपटीशन इंश्योर की। अगर हम बात करें एजीआर की, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, वो फॉर्मूला जिसके थ्रू टेलीकॉम कंपनीज को अपनी रिवेन्यू का हिस्सा गवर्नमेंट को देना होता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने एजीआर की डेफिनेशन को इतना वाइड माना कि उसमें नॉन टेलीकॉम इनकम भी इंक्लूड कर दी गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा वोडाफोन आइडिया। 58,000 करोड़ से ज्यादा का लाइबिलिटी एक साथ आ गया। ये एक फाइनेंशियली वीक कंपनी के लिए ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस था। रिलायंस जियो बीइंग ए न्यू प्लेयर इस लेगेसी एजीआर बर्डन से लार्जली बचा रहा। यानी एक तरफ नए प्लेयर्स को क्लीन स्लेट और दूसरी तरफ पुराने प्लेयर्स को इम्पॉसिबल ड्यूज। गवर्नमेंट चाहती तो स्टैगर्ड रिलीफ दे सकती थी, कंपटीशन प्रोटेक्शन रूल्स ला सकती थी या मार्केट शेयर कैप्स इन्फोर्स कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। 2021 का टेलीकॉम रिलीफ पैकेज तब आया जब मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुकी थी। बात करें अगर पोर्ट्स और लॉजिस्टिक की, तो इनमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी लिमिटेड अपने एनुअल डिस्क्लोजर्स में क्लेम करता है कि वो इंडिया के मैरीटाइम कार्गो का लगभग 25% अकेला हैंडल करता है। मुंद्रा, हजीरा, ठामरा, कटुपली, कृष्णपट्टनम, ये सब अडानी ग्रुप्स के पोर्ट है। 2021 के मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट के बाद पोर्ट्स को लैंडलॉर्ड मॉडल पर शिफ्ट किया गया, जहां प्राइवेट ऑपरेटर्स को और ऑटोनॉमी मिली। प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्रॉब्लम है हाई कंसंट्रेशन। जब एक ही ग्रुप पोर्ट्स, लॉजिस्टिक, पावर ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स कंट्रोल करता हो, तो सवाल ये उठता है, क्या ये मोनोपोली सिर्फ महंगाई का इशू है या इससे ज्यादा कुछ? जब कंपटीशन खत्म होता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, इनोवेशन रुक जाता है और सर्विस क्वालिटी भी गिरती है। टेलीकॉम एक एसेंशियल सर्विस है, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कल को एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप प्राइसिंग, एक्सेस या सप्लाई कंट्रोल करे, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड लेवरेज बचता है। डेमोक्रेसी में पावर डिस्पर्स्ड होनी चाहिए। मोदी जी के गवर्नमेंट के अंडर इंडिया में पावर कंसंट्रेटेड होती जा रही है। कॉमन इंडिया के पास ना चॉइस बच रही है, ना बार्गेनिंग पावर। ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म नहीं है, ये मोनोपोली कैपिटलिज्म बनता जा रहा है। इस पर सरकार की खामोशी खुद बहुत कुछ कह देती है। इस कंसंट्रेशन पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब उन बड़े वादों पर आते हैं जो 2014 के बाद देश से किए गए थे। मोनोपोली सिर्फ एक सिम्टम है, असल कहानी उन पॉलिसीज से शुरू होती है जिन्हें 2014 के बाद इंडिया का ग्रोथ रोड मैप बताया गया। उनमें सबसे बड़ा वादा था मेक इन इंडिया। 2014 में मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% बनाया जाएगा। 2022 में रियलिटी देखे तो सिर्फ 17.5%। 10 साल फुल मेजोरिटी, फिर भी टारगेट मिस। एफडीआई इन्फ्लोज और एक्सपोर्ट जरूर बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा एफडीआई सर्विसेज सेक्टर में ही, जैसे टेलीकॉम, फाइनेंस, रिटेल एक्सेट्रा। 2014 से 2021 के डेटा को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सिर्फ एक ही बार डबल डिजिट में गई। पीएलआई स्कीम्स के थ्रू 2 लाख करोड़ के इंसेंटिव्स अनाउंस हुए, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखें तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलआई में 250 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इसने स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरर्स को बाहर कर दिया।
फ़ायदा मिला फॉक्सकॉन, सैमसंग, टाटा जैसे लार्ज प्लेयर्स को। वहीं अगर आगे बात करें तो मेक इन इंडिया के साथ साथ एक और वादा था जो देश के गुस्से और उम्मीद दोनों को टच करता है, ब्लैक मनी वापस लाना। मोदी जी ने कहा था ब्लैक मनी वापस लाएंगे, इस वादे पर इलेक्शन जीता गया। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। आज ना ब्लैक मनी का डेटा, ना फॉरेन बैंक्स के नाम, ना कोई क्लियर टाइमलाइन। ये वादा अब सिर्फ स्पीचेस की रिकॉर्डिंग्स में रह गया है। ब्लैक मनी के साथ साथ एक मॉरल प्रॉमिस भी दिया गया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज उसी सिस्टम के अंदर कॉर्पोरेट पावर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड हो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी कम होती गई, अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव होती गई और करप्शन का नैरेटिव सिस्टम रिफॉर्म से ज्यादा पॉलिटिकल स्लोगन बनकर रह गया है। तो जब पॉलिसी जमीन पर काम नहीं करती, उनका सबसे पहला असर जॉब्स पर पड़ता है। PLFS 2022-23 के मुताबिक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 6.6% है। 20 से 24 एज ग्रुप में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 40% के आसपास है। फॉर्मल सेक्टर जॉब जहां PF और जॉब सिक्योरिटी मिलती है, वहां टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 10 to 15% ही है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब स्टैग्नेंट रही हैं। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ज्यादातर गिग इकोनॉमी से आई है। लो सिक्योरिटी, हाई अनसर्टेनिटी। ग्रोथ और जॉब्स के बीच का ये गैप अब एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम बन चुका है। और जब ग्रोथ का फोकस सिर्फ नंबर्स पर होता है तो एनवायरनमेंट उसका साइलेंट कॉस्ट बन जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 13 इंडिया में है। दिल्ली का PM 2.5 लेवल WHO सेफ लिमिट से 15 to 18 गुना ज्यादा रहता है। इस पूरे मॉडल का कॉस्ट आखिरकार टैक्स और प्राइसेस के थ्रू रिकवर होता है। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% कर दिया गया। 1.45 लाख करोड़ का रिवेन्यू छोड़ दिया गया। इन्वेस्टमेंट बूम एक्सपेक्टेड था, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स ने उतना रेस्पॉन्स नहीं दिया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पर गए, जबकि GST और फ्यूल एक्साइज का बोझ कंज्यूमर्स और स्मॉल बिजनेसेस पर पड़ा। तो जब इन सबको एक साथ देखा जाता है तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मेजर सेक्टर्स में डुओपोलीज और नियर मोनोपोलीज, प्राइसेस पर लिमिटेड कंट्रोल, जॉब्स का वीक क्रिएशन, हाई पॉल्यूशन और एक मिडिल क्लास जो महंगाई, EMI और जॉब इनसिक्योरिटी के बीच फंसी हुई है। 10 साल से ज्यादा रूल, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी, ये गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, ये मोदी जी के गवर्नमेंट का पॉलिसी आउटकम है। ग्रोथ हुई लेकिन कॉर्पोरेट्स के लिए, कॉमन इंडियन के लिए नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।